इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। जो ज़हन में आएगा कर गुजरूंगी, तुम सुनती कब हो, जो दिल में आता है कर डालती हो। अब तुम्हारी खोपड़ी में क्या लावा पक रहा है, मैं कोई रोग नहीं पालती, बेफिक्री की जिंदगी गुजारती हूँ। उसकी तरफ से जवाब आया, मुझे अभी भी ख्याल आया है कि तुम मसरूफ हो गए हो, तो मुझे भी हाथ पैर मारने चाहिए। हम तीनों भारत चले गए तो जॉन स्मिथ कराची में दुबका रहेगा। उसे हरासा करना जरूरी है ताकि वो भी कराची बल्कि पाकिस्तान से निकल भागे, वरना भारत में कोई लुत्फ नहीं आएगा। वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसका सफाया होना जरूरी है। इस नेक काम के लिए पड़ोसी मुल्क की जमीन ज्यादा मुनासिब रहेगी। वीरा ने दूर की बात सोची थी। हम पहले ही तय कर चुके थे कि किसी तरह जॉन स्मिथ को नई दिल्ली का रुख करने पर मजबूर किया जा सके तो उसे वहां ठिकाने लगा दिया जाए। अगर हम तीनों पाकिस्तान से निकल जाते तो अव्वल खान से यह तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वो अपनी पेशा वाराना हदूद से तजावुज करके जॉन स्मिथ को दहशत ज़दा कर सके। कराची छोड़ने से पहले वो अहम नुक्ता मेरे जहन में नहीं आ सका था। वीरा वो काम उम्दगी से कर सकती थी। एक मरतबा जॉन स्मिथ दबाव में आकर कराची छोड़ देता तो चंद हफ्तों से पहले उसकी वापसी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इस दौरान में हम सरहद पार करके भारत पहुंच जाते और उसकी बेपरवाही से फायदा उठाकर इत्मीनान से अपना काम कर गुजरते। मैंने उसकी तजवीज़ के बारे में अपनी पसंदीदगी छुपाते हुए जवाब दिया, वो कराची में मुकीम ज़रूर है मगर उसको पूरे जनूबी एशिया में CIA के ऑपरेशंस देखने पड़ते हैं। वो भारत और दूसरे मुल्कों का कसरत से सफ़र करता रहता है। हमारी मौजूदगी में दिल्ली ज़रूर आएगा, इस बारे में तुम्हें कोई जहमत करने की ज़रूरत नहीं। जहमत नहीं, मैं इस काम को अपना फ़र्ज तसव्वुर करती हूँ। मैंने सुना है कि तुम मुसलमानों में मूजी को एज़ा पहुँचाने का मौका मिलने से कबल ही मार देने का नज़रिया राइज है। जॉन स्मिथ बहुत बड़ा मूजी है, उसे कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हर कोशिश को कार सवाब का दर्जा हासिल होगा। मैं जानता हूं कि कोई बात तुम्हारे दिमाग में घुस जाए तो उसे निकालना मुश्किल होता है। उसे छेड़छाड़ में तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। सुल्तान शाह के सिवा कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। मेमनगोट में पेश आने वाले वाकयात के बाद अमरीकी बहुत मोहतात हो चुके हैं। तुम्हारा मुश्तबा साया भी उनके भड़कने का सबब बन जाएगा। यह रटी रटाई बातें दोहराने का शुक्रिया। जहांगीर को मेरा माजी याद रहता है मगर तुम हमेशा भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी ब्लैक क्वीन रह चुकी हूँ, जिसकी दहशत से आदि मुजरिम तक कांप उठते थे और किसी को भनक नहीं मिलती थी कि चुस्त काले लिबास में कौन उनके दिमागों पर हुक्मरानी कर रहा है। मैं तुम्हें सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, किसी बात से रोक सकता हूँ, न कोई काम करने पर मजबूर कर सकता हूँ। याद रखना कि माजी पर ज्यादा नाज करना अच्छा नहीं होता। तुमने जराइम पेशा लोगों पर हुक्मरानी की थी, सीक्रेट एजेंट इनसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। हम सबको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि तुम मेरी जरूरत महसूस करते हो। वीरा की आवाज़ मुसरत अमेज थी। मैंने उसकी बात काट दी। मैं सिर्फ अपने नहीं सबकी बात कर रहा था। सब तुम्हारी जिंदगी और खैरियत के ख्वाहां रहते हैं। मैं दूसरों की ज़्यादा परवाह नहीं करती। तुम कह रहे हो तो मैं बहुत मोहतात रहूंगी। शायद बात फ़ोन कॉल्स तक ही महदूद रहेगी। अपना नाम भूल कर भी इस्तेमाल न करना, मैंने ताकीद की। डैनी और वीरा के नामों से उन्हें नफरत है। जब वो मेरे खिलाफ दफ्तर खारजा में शिकायत कर सकते हैं तो तुम्हारे बारे में भी ऐसा ही शोर मचा सकते हैं। अपनी शनाख्त हर हाल में पोशीदा रखना। तुम फिक्र ना करो, भारतीय सरजमीन पर आखिरी वक्त आने से पहले उसे मालूम नहीं हो सकेगा कि उसे हाँकने वाली कौन थी। शायद तुम्हें कोई तजर्बा नहीं हुआ, लेकिन मैं फैशन ज़दा पाकिस्तानी औरतों जैसी लूली लंगड़ी अंग्रेजी भी बहुत महारत से बोल लेती हूँ। वेरी गुड। सुल्तान शाह आ जाए तो उसे मेरी तरफ से दुआ और प्यार कह देना, मैंने हंस कर कहा। मेरा वो पैगाम सुनते ही वीरा चटक उठी। वो इतना नन्हा और भोला नहीं है। तुमने बिला वजह उसे अपना ले पालक बनाकर सर पर मुसल्लत किया हुआ है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक मर्द की तरफ से दूसरे मर्द के लिए ऐसा प्यार कहीं भी पसंदीदा नहीं समझा जाता। तुम हर बात का गलत मफहूम निकालने में माहिर हो। तुम्हें मालूम है कि मुझे कितना अजीज है। तुम्हें बुरा लगता है तो उसे मेरी दुआ ही पहुंचा देना। पहुंचा दूंगी। उसकी बेपरवायाना आवाज आई। वो जिस इश्तियाक से आजकल हेजान अंगेज पश्तो गाने सुन रहा है ना, उसमें कमी के लिए उसे दुआओं की सख्त जरूरत है। उसका इनेमाग देखकर मुझे हर दम अंदेशा रहता है कि कहीं वो किसी मुसर्रत ज़दा शाहीन की तरह अपनी दुम के बल ठुमकना शुरू न करते। मैं अपनी बेसाख्ता हंसी पर काबू नहीं रख सका। वीरा सिर्फ उर्दू पर अबूर नहीं रखती थी, उसे पश्तो से भी खासी वाकफियत थी। शीख अरूज के दिनों में हेरोइन की तजारत करने वाले कबायलियों से बराह रास्त इन्हीं की जुबान में मुज़ाकरात और सौदेबाजी करती थी।
शायद सुल्तान शाह भूल चुका था कि वीरा पश्तो गानों का पूरा मफहूम समझती है। उसकी ये कमजोरी उसे किसी भी वक्त वीरा के हाथों में खिलौना बना सकती थी। चंद अलविदाई फिक्रों के तबादले के बाद वीरा से वो नतीजा खेज गुफ्तगू खत्म हो गई। वीरा आपसे बहुत लंबी गुफ्तगू करती है, गजाला ने हंस कर किसी तंज के बगैर कहा। वो आदत से मजबूर है, हर बात में बहस जरूरी समझती है। तुम बहस से अपना दामन बचाती हो, तुमसे उसकी बातें ज्यादा तूल नहीं पकड़ती। वैसे भी वो दूसरी औरतों से बहुत मुख्तलिफ है। जेवरात, कपड़ों और खुशबुओं के बारे में कभी बात नहीं करती। मुझे भी इन खराफात से दिलचस्पी नहीं है, मैंने कभी आपसे किसी चीज की फरमाइश नहीं की। चलो फिर इन खराफात को कुछ देर के लिए फरामोश कर दो। मैं हंसता हुआ बिस्तर पर दराज हो गया। तुम इनके बगैर भी अच्छी लगती हो। खालिद सुबह 9 बजे होटल आ पहुंचा। उसने होटल की लॉबी से इंटरकॉम पर अपनी आमद की इत्तला दी तो उसकी आवाज से थकान मुतरश्शिर थी। हम दोनों पिछली रात को वक्त से सो गए थे और गहरी नींद लेकर काफी देर पहले बेदार हो चुके थे। मैंने खालिद को फौरन ऊपर बुला लिया। लॉबी के मुकाबले में कमरे में सुकून से बैठकर हम ज्यादा बेफिक्री से गुफ्तगू कर सकते थे। खालिद ऊपर आया तो उसके चेहरे पर शगुफ्तगी मफकूद थी। आंखों पर हल्का सा वर्म आया हुआ था। साफ मालूम हो रहा था कि पिछली रात उसने बेख्वाबी में गुजारी थी। होटल में मिलने वाली सहूलियात के बारे में हमें कोई शिकायत नहीं थी, मगर खालिद इस बारे में फिक्रमंद था। वो हमारी गुफ्तगू का इब्तदाई मौजू था। फिर उसने बताना शुरू किया कि उसने ह्यूमन सोसाइटी और चौधरी अजमत की सरगर्मियों के बारे में रात ही से भरपूर पैमाने पर काम शुरू कर दिया था। चौधरी अजमत की सरगर्मियों का दायरा काफी फैला हुआ था। दूर उफ्तादा मकामात से एहतियात जमा करना और फिर उन्हें मुस्तहकीन तक पहुंचाना उस अकेले के बस का काम नहीं था। इस सिलसिले में उसका दोस्त मलिक इकबाल उर्फ बाला उसका हाथ बटाता था। तनख्वाहदार मुलाजमीन में शाहिद अपने सरबराह का मोतमद खास था। वक्त की परवाह के बगैर जरूरत के हर मौका पर पेश रहता था। अमली तौर पर वो तीनों मिलकर ह्यूमन सोसाइटी को चला रहे थे। काम का ज्यादा बोझ शाहिद ने संभाला हुआ था, क्योंकि इस फलाही इदारे का कुल वक्ती और तनख्वाहदार मुलाजिम था। लेकिन चौधरी अजमत ने सब कुछ उसकी सावदीद पर नहीं छोड़ा हुआ था। खुद बाकायदगी से ह्यूमन सोसाइटी के दफ्तर आता था। उसकी आमदोरफ्त के औकात मुकर्रर नहीं थे। उसका एक सबब बहुत वाज़ेह था कि वो ह्यूमन सोसाइटी के बखेड़ों के साथ साथ कारोबार भी चला रहा था। खालिद का यह अंदाजा गलत साबित हुआ था कि ह्यूमन सोसाइटी के पास गाड़ियों का कोई बड़ा बेड़ा था। इनके पास बंद आहिनी बाडी वाले कुल 4 छोटे ट्रक थे। इनमें से 3 ट्रक लाहौर और उसके मुजाफात से एहतियात जमा करके बादामी बाग में वाक़े ह्यूमन सोसाइटी के गोदाम में पहुंचाते थे। वहां छांटी के बाद वो इस्तेमाल शुदा साजो सामान, नई और खाने पीने की अजनास चौथे ट्रक के जरिए सूबा सरहद के लिए रवाना कर दी जाती थी। बकिया सामान किराए के ट्रकों से भेजा जाता था, जिनमें सोसाइटी के बैनर लगा दिए जाते थे। ह्यूमन सोसाइटी वाले इस बात की तशहीर नहीं करते थे, लेकिन वो इदारा महकमा समाजी बहबूद में बाकायदा रजिस्टर्ड था। यूं इसे खुद बखुद एक NGO का दर्जा मिला हुआ था। मुखय्यर लोगों की तरफ से उनको खासी मालियत के नकद अतियात भी मिलते थे। बेशतर का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था, लेकिन बाद साहिब हैसियत और दरमंद लोग भारी रकूम देने के बावजूद अपना नाम जाहिर नहीं करते थे। इनकी ये मजबूरी हकीकी थी। इनकम टैक्स के गोशवारों में अपनी असली आमदनी छुपाने वाले ये अहले सरवत कार खैर में भरपूर हिस्सा लेते थे। इनके कार हाय खैर के ज्यादा चर्चे होने लगते तो इनके लिए इनकम टैक्स के संगीन मसाइल खड़े हो सकते थे। जहां लोग खाल ही अपनी असल आमदनी जाहिर करते हैं, वो सब मुस्बत पहलू थे। चौंकने वाली बात सिर्फ एक थी कि ह्यूमन सोसाइटी का खराजात का मोहतात तखमीना उसकी मकामी आमदनी से कहीं ज्यादा था। इन मालूमात के हसूल के लिए खालिद को खुफिया ज़राए तक रसाई के लिए खासी तकदो करनी पड़ी थी। बैरूनी इमदाद के बारे में उसने अपनी कोशिशों का आगाज कर दिया था, मगर उसे फौरी तौर पर कोई बात मालूम नहीं हो सकी थी। वो मालूमात किसी भी वक्त सामने आ सकती थी। मेरे लिए इन माली पहलुओं से ज्यादा अहम बात यह थी कि साजो सामान जमा करके लाने वाली एक ट्रक की आमद से पहले शाहिद बजात खुद बादामी बाग के गोदाम में मौजूद रहता था और फिर अमले की किसी तब्दीली के बगैर वो ट्रक उसी रात सूबा सरहद में अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना कर दिया जाता था। ह्यूमन सोसाइटी का काम फैला हुआ था। 3 अफराद इसका निजाम चला रहे थे और वही इसके वसाइल पर काबिज थे, लेकिन इनके लिए मुमकिन नहीं था कि वह हर काम खुद कर लेते। इन्हें अपनी हर बड़ी सरगर्मी के लिए कुछ न कुछ मुलाजमों की मदद की जरूरत होती थी। वो लोग सर झुकाकर अपने बड़ों के हुक्म की तामील करते थे, लेकिन सामने आने वाली हर गैर मामूली बात इनके हाफजे में महफूज हो जाती थी। रफ्ता रफ्ता वो गैर मामूली बातें भी इनके मामूल में शामिल हो गई थी। वो लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि नहायत नेक नामी के साथ चलाई जाने वाली फलाही NGO की आड़ में कोई मजमूम खेल खेला जा रहा था। STF के मेहनती कारिंदों ने बादामी बाग वाले गोदाम के चौकीदारों और निचले दर्जे के दूसरे मुलाजमों को माली लालच देकर खासी मुश्किल से वो मालूमात हासिल की थी जो मुझे काम आगे बढ़ाने में मददगार साबित होती नजर आ रही थी। वो लोग इतना जानते हैं तो उन्हें यह भी मालूम होगा कि वो खास ट्रक किस इलाके से आते हैं, गजाला ने पूछा। खालिद के होंठों पर थकी हुई मुस्कुराहट फैल गई।
मुझे मालूम था कि यह सवाल जरूर उठेगा। इस पर मैंने खुद रात काली की है। मेरा अंदाजा है कि कसूर और उसके गिरदोनवाज से लौटने वाले हर ट्रक के लिए शाहिद पहले से बादामी बाग वाले गोदाम में मौजूद रहता है। मैं कसूर कभी नहीं गया, लेकिन सुना है कि इन इतराफ में सरहदी गांव बहुत करीब वाक़ हैं। मैंने चौंक कर कहा, कसूर और भारतीय शहर फिरोजपुर के दरमियान कई गांव आबाद हैं, फौजी चौकियां भी मौजूद हैं, मगर फिर भी सरहद के हर इंच की निगरानी मुमकिन नहीं होती। खालिद ने बताया। तुम सिर्फ अंदाजे की बात कर रहे हो, इस बारे में कोई यकीनी बात मालूम नहीं हो सकी। मैंने सवाल किया। इस ट्रक पर हमेशा ड्राइवर और क्लीनर की एक ही जोड़ी होती है। वो दोनों शाहिद और चौधरी अजमत के राजनां मालूम होते हैं। यूं समझ लो कि कसूर से बादामी बाग के रास्ते तूरखम तक आने वाले मुश्तबा ट्रक पर हमेशा वही दोनों होते हैं। वो किसी को कुछ नहीं बताते। जमा होने वाली एहतियात की बाज रसीदों से लोगों को यह सुनगुन मिली है कि वो दोनों इसी रास्ते पर आते जाते रहते हैं। आदमी वही रहते हैं, रास्ता एक है। यही इस किस्से की कलीद मालूम होती है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। हमारी कोशिशों के इब्तदाई नताइज हौसला शिकन थे, मगर फिर जब मुंह टूटा और बातें सामने आने लगी, मुझे 100% यकीन हो चुका है कि ह्यूमन सोसाइटी की आड़ में कोई बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है। इन्हें छूट देकर बहुत बड़ी गलती की गई थी। छूट? मैंने हैरत से पूछा। क्या इन्हें यहाँ किसी किस्म की छूट भी मिली हुई है? केमिकल की स्मगलिंग का सुराग लगाने के लिए जब भी अचानक चौकियां बनाकर गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई, एम्बुलेंसों और रिफाही इदारों की गाड़ियों को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। ये सबसे बड़ी गलती थी। ये छूट न दी गई होती तो ये लोग बहुत पहले गिरफ्त में आ गए होते। हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है, उस वक्त से पहले कोई काम पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। गजाला ने उसके मुतासफाना लहजे पर तशवी थी। अब इनका वक्त पूरा हो चुका है। इनके लिए तुम्हारे ज़हन में क्या तजवीज़ आई है? जब से हकायक सामने आए हैं, मैं ढंग से कोई बात सोचने के काबिल नहीं रहा। रह रहकर गुस्सा आ रहा है कि ह्यूमन सोसाइटी वाले हमारी नाक के नीचे जराइम का इर्तिकाब कर रहे थे और हम इनको नज़रअंदाज किए बैठे थे। पता नहीं तुम्हारी तवज्जो इनकी तरफ कैसे मबजूल होगी। इनका वक्त पूरा हो गया था, वरना इनका नाम इत्तिफाकन हमारे सामने आया था। मैंने उसे बताया। गजाला ने शहर भर में लगे हुए दीवारी इश्तिहारों का जिक्र न किया होता तो मुझे ह्यूमन सोसाइटी का ख्याल भी ना आता। वो NGO है और मैं NGO का तल्ख तजर्बा रखता हूँ। इनके ताबूत में दूसरी कील तुमने ठोंकी थी। अगर तुम इनकी गैर मामूली ईमानदारी और नेक नामी पर जोर न देते तो फिर भी मैं शायद इन्हें भूल जाता। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शख्स है जो मुफ्त के माल को अपनी पूरी सलाहियतों के मुताबिक सही मसरफ में लाता है। उससे नेक नीति में फैसले की कोई गलती होती हो तो वो अलग बात है, मगर वो मुखलिस आदमी है। आप शायद अब्दुस्तार एदी की बात कर रहे हैं, गजाला बोली। बाज लोग तो इस पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। मैंने यही बात पकड़ी थी। लोग एदी को नहीं बख्शते। चौधरी अजमत कैसे इससे आगे हो सकता है? यह मुशाहिदे और तजर्बे का कमाल है, खालिद ने सर झुका कर कहा। बात इतनी मामूली होती तो किसी और के जहन में भी आ सकती थी। यहाँ एक से एक घाघ अफसर बैठा हुआ है। बाज लोगों का इंतजामी तजर्बा मेरी कुल उम्र से भी ज्यादा होगा। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने हंसते हुए सवाल कर डाला। 30 बरस होने वाली है। उसने मेरे चुपते हुए सवाल का बुरा मनाए बगैर जवाब दिया। फिर तुम ठीक कह रहे हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है मुसलसल एक सवाल मेरे ज़हन पर तारी है। कितनी कम उम्र में स्पेशल टास्क फोर्स के स्टेशन कमांडर कैसे बन गए? मेरा अंदाजा था कि सौदे पर अधेड़ उम्र और तजर्बेकार रिटायर्ड फौजी मुकर्रर किए जाते होंगे। ये कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, खालिद ने बिला तवक्कुफ जवाब दिया। फोर्स के कयाम के मकासद बहुत महदूद और मखसूस हैं। इसमें रिटायर्ड फौजी अफसरों और जवानों की खासी तादाद शामिल है, मगर मुझ जैसे मुतअद्दिद कारकुन बाहर से भी लिए गए हैं। यह बात फिर रह गई कि ह्यूमन सोसाइटी के खिलाफ क्या कदम उठना चाहिए। गजाला ने टोका। हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा। जब भी इनका अगला ट्रक कसूर की तरफ जाए हमें नाकाबंदी कर लेनी चाहिए। वापसी पर ट्रक रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। इसमें से केमिकल या कोई भी मुश्तबा सामान बरामद होते ही ह्यूमन सोसाइटी के एहलकारों पर हाथ डाल दिया जाएगा। दफ्तर और गोदाम को सील किया जा सकता है। सबूत की मौजूदगी में कोई इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकेगा। तुम इस मामले को अब भी शहरी इदारों के जरिए निपटाने के बारे में सोच रहे हो? मैंने पूछा। यह दूसरी एजेंसियों का केस है। मुझे मालूम है कि कई इदारे इस केस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को सही सुराग नहीं मिल सका। सबूत के साथ सुराग मिलेगा तो वानन फानन में चौधरी अजमत और उसके NGO को तहस नहस करके रख देंगे। यह मामला तूल पकड़ जाएगा। मैंने पुरतशवीश अंदाज में कहा। हो सकता है कि ह्यूमन सोसाइटी ही में यह बात फैल जाए कि बाहर के कुछ लोग इसके मुलाजमीन से पूछगछ करते फिर रहे थे। चौधरी अजमत, मलिक इकबाल और शाहिद को इस बाज पर उसकी जरा भी भनक मिल गई तो वो तीनों गायब हो जाएंगे। मैं दूसरों के दायरा कार में कैसे मुदाखलत कर सकता हूँ? उसने बेबसी से पूछा। मुदाखलत की बात नहीं है। तुम खुद मुझे बता चुके हो कि लाहौर में यह वबा बहुत बढ़ चुकी है। तुम इस बारे में परेशान थे। अगर दूसरों को कामयाबी नहीं होती तो जरूरी नहीं कि तुम दूर से तमाशा देखते रहो।
जुर्म की सरकोबी के लिए तुम हर वक्त बढ़कर वार कर सकते हो, मैंने मोहतात अंदाज में कहा। पेशा वराना दयानत का तकाजा है कि पहले मैं मुतलका इदारों को अपनी मालूमात से आगाह करूं, फिर इनकी आनत और इजाजत से कोई कदम उठाया जा सकता है। STF में डिसिप्लिन के सिवा कुछ भी नहीं। मैं एक यूनिट का कमांडर होते हुए डिसिप्लिन को कैसे तोड़ सकता हूं? मैं सोच में पड़ गया। नई सिगरेट सुलगाने के बाद मैंने उससे पूछा, कसूर की तरफ इनका ट्रक कितने दिनों बाद जाता है? कोई वक्फा मुकर्रर नहीं है, उसने बराह रास्त मेरी तरफ देखते हुए कहा। यह वक्फा 1 हफ्ते से 1 माह तक हो जाता है। आखिरी बार ट्रक 10 दिन पहले उधर होकर आया था। कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसका अगला फेरा कब होगा। मैंने अपने 2 आदमी कसूर चाहने वाले रास्ते की निगरानी पर मामूर कर दिए हैं। ट्रकों पर लिखी हुई उर्दू और अंग्रेजी इबारत में ह्यूमन सोसाइटी का नाम नुमाया है। वो दूर से पहचाने जा सकते हैं। चौधरी अजमत के हर काम में चालाकी और मकारी शामिल थी। लाहौर से भारतीय सरहद का फासला ज्यादा नहीं था, मगर वो कसूर के रास्ते केमिकल स्मगल कर रहा था। सरहद पार से जो कुछ आता था वो उसकी जखीरा अंदोजी नहीं करता था। गोदाम में शाहिद माल की जांच पड़ताल करके उसे फौरी तौर पर आगे रवाना कर देता था। शायद वो अपने खरीदारों की जरूरियात के मुताबिक माल मंगवाता था। यह मुमकिन था कि भारतीय स्मगलरों से उसके मवासलाती राब्ते रहे हों। चौधरी अजमत की फोन कॉल पर भारतीय स्मगलर माल मुकर्रर मकाम पर पहुंचा देती हूँ। वहां से चौधरी अजमत का 2 नफरी अमला माल लाहौर ले आता हो। वो चौधरी अजमत के घनौने धंधे का सबसे मजबूत एहतियाती पहलू था। उसके घर ह्यूमन सोसाइटी के दफ्तर या गोदाम पर छापा मारकर कुछ बरामद नहीं किया जा सकता था। जो कुछ था वो भारतीय जमीन पर था या तुरखम से आगे खैबर के पहाड़ी सिलसिले में था। पाकिस्तान को इस केमिकल की गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। उसे सिर्फ दौरान सफर पकड़ा जा सकता था। शायद खालिद ने वो सब सोचने के बाद अपने आदमियों को लाहौर और कसूर के दरमियानी रास्ते की निगरानी पर लगाया था। मेरी अकल भी माऊफ होकर रह गई है। मैंने कुछ देर तक इन पहलुओं पर गौर करने के बाद खालिद से कहा, शायद अव्वल खान मुझे कोई बेहतर मशवरा दे सके। खालिद मेरी चाल को नहीं समझ सका। सादतमंदाना अंदाज में बोला, मशवरा करना हमेशा सूदमंद साबित होता है। खालिद में सब दोस्ताना खूबियां थीं। वो हमारी देखभाल कर रहा था, मेरी बात मान रहा था, मगर फैसले के लिए मेरा कोई मशवरा कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। मैं एक बार उस तजर्बे से गुजर चुका था और उसे दोहराने पर आमादा नहीं था। इसके दिमाग में जो बात बैठ चुकी थी उसे निकालना मेरे बस से बाहर था। जबकि अव्वल खान ने मेरे हर मशवरे को बेचू चराग कबूल करके मेरी आदत बिगाड़ दी थी। मेरे इमाम पर गजाला ने ऑपरेटर से लाइन लेकर कराची में स्टेशन 4 का नंबर मिलाया। वो वहां नहीं पहुंचा था। उधर से हामिद ने गजाला को बताया कि अव्वल खान अपने घर से निकल चुका था और रास्ते में वीरा और सुल्तान शाह के पास रुका हुआ था। हम दोनों के लाहौर आ जाने के बाद वो इन दोनों की खबरगिरी को अपना फर्ज तस्वुर कर रहा था। उसके लिए एक सहूलत यह भी थी कि हमारा घर अव्वल खान के घर और दफ्तर के दरमियान वाक़ था। वो आते जाते हुए अपनी सहूलत के मुताबिक किसी भी वक्त वहां रुक सकता था। गजाला ने हमारे घर का नंबर मिलाया तो उधर सुल्तान शाह था। उससे खैर खैरियत मालूम करने के बाद गजाला ने अव्वल खान के बारे में पूछा और रिसीवर मुझे दे दिया। सुना कि लाहौर में तुम जहांगीर के मामू सुसर से उलझ पड़े हो। मेरी आवाज सुनते ही अव्वल खान ने पूछा, वीरा ने तुम्हारे कान भरे होंगे? मैंने हंस कर कहा, बस उसके सितारे गर्दिश में आ गए थे। अब बात काफी आगे बढ़ गई है। मामला उसके खिलाफ कार्रवाई तक आ गया, मगर यहाँ मेरे कुछ से तहफ्फुजात हैं। शायद खालिद के लिए भी कोई कदम उठाना आसान न हो। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। फोन पर बात करते हुए मेरी नजरें खालिद के चेहरे पर मरकूज थी। वह खामोश बैठा रहा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। अव्वल खान हाजिर दिमाग शख्स था। मेरे तहफ्फुजात और खालिद की मुश्किल का जिक्र सुनते ही बात की तह तक पहुंच गया। मालूम होता है कि खालिद से तुम्हारी भरपूर ज़हनी हम आहंगी नहीं हो सकी। अगर कोई फैसला कर चुका है तो मैं उसे नहीं समझा सकूंगा। इस वक्त हम दोनों सर जोड़े बैठे हैं और कोई फैसला नहीं कर पा रहे। मैंने उसे ब्रीफ किया, सरा मुझे तफसील बताओ, फिर खालिद से मेरी बात करा दो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास वक्त कम है। तुम लाहौर छोड़ने से पहले इस मामले को इसके अंजाम तक पहुंचाने की ख्वाहिश रखते हो। अगर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ तो शायद मैं खालिद को समझा लूंगा। ये सब तफसील खालिद से सुन लो तो बेहतर रहेगा। मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। दरअसल मैं शाहिद नामी एक शख्स को उठवाने के बारे में सोच रहा हूँ। इस सिलसिले में खालिद से अब तक कोई ताज़ा बात नहीं हुई। कल शाम तक शाहिद नहीं थे और खालिद को इस पर हाथ डालने में थोड़ा सा तामुल था। अब हालात में नुमाया तब्दीली आ चुकी है। अव्वल खान के लिए वो इशारे काफ़ी थे। वो समझ सकता था कि मैं लाहौर में क्या दिक्कत महसूस कर रहा था। खालिद और अव्वल खान के दरमियान खासी देर तक बात होती रही। खालिद को कुछ देर के लिए तखलिया फराम करने की नीयत से मैं गजाला के साथ खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ, जहां से रोशनियों में डूबे हुए माल रोड पर रवां ट्रैफिक का खूबसूरत मंजर नजर आ रहा था। वो होटल का बंद कमरा था, मगर खालिद इतना मोहतात था कि उसने अपनी बात खत्म करने के बाद मुझे डैनी के बजाय मजर भाई कहकर पुकारा और मैंने लपक कर उससे रिसीवर वापस ले लिया। रिसीवर कान से लगाते ही मुझे वीरा और सुल्तान शाह की मिली जुली आवाजें सुनाई थी। वो दोनों किसी बात पर उलझ रहे थे और अव्वल खान उनकी बेखबरी में स्पीकर फोन ऑन कर चुका था। तुम सुन रहे हो कि ये दोनों आपस में किस तरह लड़ रहे हैं? दबी दबी हंसी के साथ रिसीवर में अव्वल खान की तीसरी आवाज सुनाई थी।
انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میری موجودگی میں ایک آدھ جھڑپ ضرور ہوگی۔ جھگڑا یہ ہے کہ ناشتے کے برتن کون دھوئے گا۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور اپنے دفتر جاؤ، تم سے وہیں بات ہوگی۔ یہ دونوں تمہارا دماغ بھی خراب کر دیں گے۔ تمہیں ہمارے معاملات میں دخل انداز ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویرا کی آواز آئی۔ ہم اپنے جھگڑے خود نمٹا سکتے ہیں۔ یہ بتاؤ سلمہ کے ماموں کا کیا بنا؟ کچھ دیر کے لیے خاموش اور متوجہ رہو گی تو ہر بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ اول خان کی آواز تھی، وہ ویرا سے مخاطب تھا۔